Book 3, Chapter 5, Cash Flow Statement. This is Class 1. दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स आपको गिफ्ट में दे के जा सकता है। और जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे ये एग्ज़ाम में मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप कर पाओगे, चूँकि सबसे इंटरेस्टिंग है एंड सबसे फंडामेंटल है, एकदम बेसिक। चलो बातें कम काम ज़्यादा, शुरुआत करते हैं। दिस इज क्लास 1 एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 फंडामेंटल पे हम काम करेंगे, बेसिक पे काम करेंगे, कंसेप्ट पे काम करेंगे और अपनी नींव को इतनी मजबूत बनाएंगे कि आने वाला कोई भी सवाल हम टिप्स पे निकाल सकें, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते निकाल सकें। तो चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो। ये तो अमेजिंग हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि कैश फ्लो को दिखाता है। मतलब क्या हुआ? मजे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अब एक एग्जांपल के समझिए, ये आर लिमिटेड है। पहले एक बात बताइए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है कंपनी का, ये फ्यूचर का है, जिसकी एनालिसिस करने आपको आएगा। ये फ्यूचर का है या पास्ट का है? ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, ये हो चुका है या होने वाला है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये होने वाला है या हो चुका है? ये हो चुका है। ये पास्ट का है, ये कंप्लीटली पास्ट का है। ध्यान से देखिएगा, अगर मार्च 31 21 बोलता है तो इसका मतलब ये है कि 2021 यानी कि अप्रैल 20 से लेके मार्च 31 21 का जितना भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश का है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन। सो ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी टू नो द फ्लो ऑफ द कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? तो कैश फ्लो बोले तो इनफ्लो ऑफ द कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इन द वॉट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर हो चुका है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बैलेंस शीट 2 पीरियड का दिया हुआ है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उस पीरियड में कैश का मूवमेंट कितना हुआ, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। आर लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें कैश आया कितना, कैश गया कितना, कैश आया कितना, कैश गया कितना, ये स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं प्रॉपर हेड की तरह तो हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो बोले तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ये बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी को समझ आ सके कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, यानी कि कंपनी कौन से हेड पे पैसा खर्चा कर रही है। कैश फ्लो में मेजॉरिटी सिर्फ 3 हेड को आइडेंटिफाई किया गया है। एक ऑपरेशनल, दूसरा इज अ इन्वेस्टिंग एंड तीसरा इज अ व्हाट इज अ फाइनेंशियल। सो 3 एक्टिविटीज़ के तहत हम समझेंगे कि ऑपरेशन के एक्टिविटीज में कैश कितना आया एंड कैश कितना गया, इन्वेस्टमेंट के एक्टिविटीज में कैश कितना आया, कैश कितना गया। ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट हो गया, देन फाइनेंस के एक्टिविटीज। सो इसको टेक्निकली कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के तरीके कितने हैं। तो मैं आपको एक साथ 2 न्यूज़ दूंगा, एक
बैड न्यूज और दूसरा गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये था बैड न्यूज। गुड न्यूज क्या है कि डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी आर गोइंग टू डू ओनली एंड ओनली व्हाट, इन डायरेक्ट मेथड। क्या कर रहे हैं? इन डायरेक्ट मेथड। इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट मेथड हम समझेंगे। अब देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखिएगा, नाम पे मत जाइए। अंडर द इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो इज एज अ व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द कंपनीज प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी क्या है यार? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ही तो है। तो उसके अंदर पोस्टमार्टम करके निकालेंगे कि उस पीरियड में कैश का इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। चूंकि ये ऑलरेडी हो चुका है और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस सही है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चेक करेंगे कि जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया है वो सही है या नहीं है। बात समझ में आई? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए पोस्टमार्टम ऑफ द कंपनी। बोले तो वी हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द कैश, both inflow and outflow, and at the end our answer must match with the closing cash and cash equivalent। मतलब समझ में आया? हम पूरे बैलेंस शीट का, ध्यान से, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, ये बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, ये बैलेंस शीट दिख रहा है। आपने याद किया था, याद है? आपने याद किया था, यू रिमेंबर दैट? क्या याद किया था आपको? होता है, याद है? सफरिंग आप ना करो। ये देखो, ये पूरा बैलेंस शीट है। इसमें 2 ईयर यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा। इसी में से आपको पोस्टमार्टम करना है, एनालाइज करना है कि कैश का मूवमेंट कैसे जा रहा है। और इस पूरे कैश के मूवमेंट को आपको 3 एक्टिविटीज के तहत दिखाना है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है हम बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर आपके सीने में डाल देंगे, आपके दिमाग में डाल देंगे, और मैं वादा करता हूं कि किसी से कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, 10 मिनट से ज़्यादा आपको एग्जाम में बनाने में नहीं लगेगा। दैट्स फॉर श्योर। सो ये जो बैलेंस शीट है इसी की पोस्टमार्टम करके हम दिखाते हैं कि क्या है। सो पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है पता होगा आपको। पोस्टमार्टम बोले तो जो होना था वो हो गया है। अपन लोगों को चेक करना है कि जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है वह करेक्ट है या नहीं है। समझ में आई बात? क्या चेक करना है? अब इस बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट को आप देख रहे हैं ना? इस बैलेंस शीट में जो करंट ईयर में जो आप देख रहे हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है ना, ये सही है या नहीं है। यानी कि जब हम पूरी पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे कि क्लोजिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसके बराबर हमारे अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं? सिंपल पोस्टमार्टम है और कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अपन लोगों को रिकंसिलिएशन करना है। किसका? कैश का। हर इवेंट पे किसी को छोड़ना नहीं है, किसी भी पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस रिकंसिलिएशन करते जाना है। समझ में आई बात? तो आप ये कैसे रिकंसाइल करेंगे? आप बताइए कैसे रिकंसाइल करेंगे? एक 2 लाइन के लिए बोलता हूं, उसके बाद मैं काफी डिटेल में जाऊंगा। पेशेंस रखिएगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। पहले ही क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट छूट जाएगा, हालांकि हम और भी डीप में आगे जाएंगे। आपको क्या करना है ध्यान से। अब इसका मतलब क्या हुआ आप देखिएगा। ये है बैलेंस शीट, आपको दिख रहा है ना?
आपको एक एक आइटम का एनालाइज करना है ध्यान से। और क्या करना है, बस एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड, यानी जिस पीरियड का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, पोस्टमार्टम कर रहे हो, बस उसमें ये देखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर एनी ट्रांजैक्शन हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द कैश, देन it will be added to appropriate heads in the cash flow statement। मतलब समझ में आया? आपको ये तो समझ में आएगा ना कि कंपनी के अंदर कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड होगा, ध्यान से ऐड होगा। मैं आगे फॉर्मेट लेके और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे एक मोटा मोटी आइडिया सीखिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट क्या होता है? जब पेपर पे आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो स्टेटमेंट हो गया। तो जब आप ये निकाल रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी के अंदर कैश फ्लो का मूवमेंट क्या है, तो आपको यही दिखाना है कि ड्यूरिंग द ईयर कैश आया या गया। अगर कैश आया है तो आप ऐड करेंगे और कैश गया है तो आप कैश लेस करेंगे। तो स्टेटमेंट में ऐड एंड लेस, बस आपको रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। अभी एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कैश फ्लो को बताता है। पेपर पे आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना कैश आया एंड कितना कैश गया, और जो क्लोजिंग कैश है, जो आपका फिगर आ रहा है, उसे मैच होना चाहिए। सिंपल। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी कैश विच हैज कम will be added and any cash which has gone out will be what? Deducted. So always remember, this is just a reconciliation. Why I am saying reconciliation? Because जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास एक बेस इंफॉर्मेशन होगा, और वो बेस इंफॉर्मेशन होगा व्हाट? सरप्लस का बैलेंस। यानी कि आपके बैलेंस शीट जब दिया रहेगा, जब ये बैलेंस शीट दिया रहेगा तो इस बैलेंस शीट में देखिए सरप्लस का फिगर दिखा रहा है। ये सरप्लस का फिगर कहाँ मिलेगा? आपको नोट्स में मिलेगा। कौन से नोट्स में मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में मिलेगा। चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है, वो 3-4 घंटे का वीडियो होगा, वो ज़रूर देखिएगा, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सो ध्यान से देखिएगा, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज़ गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द कैश, it will be debited, and any transaction which has got impact to reduce the cash, that will be subtracted. Simple. Any transaction which has impact to increase the cash will be added, and any transaction which has got impact to decrease the cash, then it will be deducted under the appropriate head. Appropriate head क्या है? अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो ऑपरेटिंग के हेड में जाएगा, अगर ये इन्वेस्टिंग है तो ये इन्वेस्टिंग के हेड में जाएगा, एंड अगर ये फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग के हेड में जाएगा। अब ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, एंड फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी एक रफ आइडिया बोलता हूं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, यानी रॉ मटेरियल खरीदना, उसको WIP में कन्वर्ट करना, उसको फिनिश कुछ बनाना, उसको बेचना, ये इसमें जितने भी खर्चे लगेंगे दिस विल बी नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसको अच्छी तरह से चलाने के लिए जो फिक्स एसेट खरीदा जाता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। ये सब कुछ बैलेंस शीट में आपको क्लियरली दिखाऊंगा और बताते हुए जाऊंगा कि इन्वेस्टिंग डिसीजन का आइटम वाइज आइटम क्या है। तो जैसे फिक्स एसेट है वो इन्वेस्टिंग डिसीजन है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में, वो भी इन्वेस्टिंग है, राइट। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब यह है कि ऑपरेशन के अलावा, देखिएगा ये सीक्वेंस सेम रहेगा, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक बार मेरे से फिर से बोलिएगा, दैट इज सिंपल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन व्हाट, जोर से बोलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन व्हाट, जोर से बोलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल, ओ आई एफ, वाई सी नहीं, ओ आई एफ, 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 ओ आई एम फाइन, ओ आई एम फाइन, एम आई के साथ आ गया है, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको यही लेके जाना है, ओ आई एम फाइन। सेकेंड इज अ वेरी सिंपल पॉइंट इज कमिंग मट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? जो बिजनेस को चलाने के लिए होता है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वेजेस दिया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, WIP में उसको कन्वर्ट किया, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर मार्केट में ले जाके बेचा, इसमें जितने भी खर्चे होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी ने फिक्स एसेट खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, राइट, दिस विल बी व्हाट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें कैश कैसे आएगा? जब खरीदा तो इसका मतलब कि कैश गया, एंड अगर बेचा यानी फिक्स एसेट को बेचा तो कैश आया। यही बात मैं कह रहा हूं, व्हेन कैश कम इन तो आप ऐड करो, व्हेन कैश गोज आउट तो इसको क्या करो? लेस करो। सो बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट इफ द कैश इज गोइंग आउट, सब्ट्रैक्ट इट, बिकॉज ऑफ द एनी इंसिडेंट द कैश इज कमिंग, एड इट, बट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड। अगर आपने हेड भी गलती किया तो गलत होगा, रदर अकाउंटेंट ने जो गलत किया था उसकी भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा। सो नाउ अगेन आई एम कमिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है कि अगर कंपनी ने बिजनेस को चलाने के लिए डेट लिया, डेट बोले तो लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया, डिबेंचर किया, बैंक से लोन लिया, तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसके कारण अगर कैश आया तो ऐड कर दो, और इसके कारण कैश गया तो माइनस कर दो। कारण, ठीक है, पूरा कैश आया पूरा करो, पूरा रिडीम कर रहे हो पूरा करो। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ध्यान से, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट के कारण भी कैश गया तो आप माइनस करोगे। अच्छा बताओ, अगर आपने लोन लिया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या नहीं है? है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो ये कौन सा होगा? ये भी फाइनेंसिंग होगा। हम इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। सो यही बात ये कही जा रही है कि एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन, add it. Any transaction which has got impact to decrease the cash, then what? Subtract it under the appropriate head. Head can be what? Operating activities, then it can be what? Investing activities, and then it can be what? The financing activities. Simple. अच्छी तरह से इसको समझिएगा। There will be a correction too. कई बार आप जब, चूंकि आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, जो हो चुका है उसी को ठीक कर रहे हो, उसी में से आप निकाल रहे हो, अलग से आपको नहीं दिया जा रहा है, तो कई बार करेक्शन हो सकता है। करेक्शन क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, जो बैलेंस शीट दिया जाएगा, चूंकि आपको बैलेंस शीट से ही निकालना है, बैलेंस शीट से ही निकालना है, करेक्ट ना? तो क्या हुआ, जब बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसमें उसके सरप्लस अकाउंट में कई आइटम होगा जो उसमें अकाउंटेंट साहब ने रखा है, उसका हेड गलत दिया हुआ। क्या किया हुआ? हेड गलत किया हुआ। अब जैसे मान लिया जाए कि प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, तो उसने क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया होगा। उसने गलती नहीं करी, डिविडेंड को वहीं जाना चाहिए, ये तो पता ही है ना, लेकिन ये हेड गलत है, वो फाइनेंसिंग का है, तो जहां से गलती से माइनस किया है उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये कई बार क्या होगा, देयर विल बी करेक्शन टू। बोले तो अगर रॉन्ग प्लेस पे एडेड है तो वहां से लेस करेंगे, अगर रॉन्ग प्लेस पे एडेड है तो वहां से लेस करेंगे एंड सही प्लेस पर ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर रॉन्ग प्लेस से सब्ट्रैक्टेड है तो वहां पर हम ऐड करेंगे एंड सही जगह से हम क्या करेंगे? वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे एंड सही प्लेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई?
अब बात होते जा रही है, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग 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 इन्वेंटिव, सिंपल यार, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ये सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। एक बार देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें कैसे बनाने की बात कही है। ध्यान रखिएगा, यहां पे AS3 के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का झलक दिखा रहा हूं, ऊपर ऊपर से मीनिंग समझाऊंगा। ऊपर ऊपर से क्यों? ताकि आप समझ सको कि जब आगे जो मैं बात करूंगा, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इसमें ऑलमोस्ट नाना करके कम से कम 20 क्लास आपको दूंगा, लेकिन एकदम 20 क्लास बनता है, 8 नंबर के लिए 20 क्लास बनता है। बात समझ में आई ना? और प्लस कंसेप्ट, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा जगह होगा जिसके कारण आप कंसेप्ट को बांध सकोगे कि आप क्यों कर रहे हो ये। तो ये झलक है, ये झलक है। हम इस कंसेप्ट को आगे डिटेल में समझाएंगे, बहुत डिटेल पे। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन को समझाने की एक कोशिश कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट बिल्ड किया जा सके। ध्यान से देखिएगा, इज अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। हम सबसे पहले एक बार फॉर्मेट को लिख लेते हैं। फॉर्मेट को लिखते हैं आपके सामने, फिर मैं आपको धीरे धीरे एक एक मीनिंग को समझाऊंगा। एक गांव की भाषा में क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का मतलब आपको ये देखना है कि बीते हुए साल में कैश का मूवमेंट कहाँ हुआ। कैसे पता चलेगा? हमें कंपनी का ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि हमें ओपनिंग फिगर एंड क्लोजिंग फिगर दिया रहेगा, उसी से कंपेयर करके पता लग जाएगा। और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपको, मैंने फॉर्मेट अभी नहीं दिया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप खुद बताओ। एक कंपनी है जिसके बैलेंस शीट दिए गए हैं, राइट? उसके ओपनिंग बैलेंस शीट में लोन का फिगर था 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन का फिगर है 2 लाख। ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 2 लाख, ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। अब आप बताइए, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने लोन की रीपेमेंट करी है या नहीं करी है? करी है। कितना से करी है? 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 3 लाख। सिंपल। ओपनिंग कितना था? 5 लाख। क्लोजिंग कितना था? 2 लाख। देन 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू हाउ मच? 3 लाख। अब बताओ, जब लोन की रीपेमेंट हुई तो कंपनी में कैश आया या कंपनी से गया? कंपनी से गया। तो ये हम स्टेटमेंट में लेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार से सोचिए कि कोई कंपनी है, सपोज आर लिमिटेड। आर लिमिटेड में ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा रहा है कितना? 10 लाख। क्लोजिंग में दिखा रहा है 18 लाख। ओपनिंग में कितना दिखा रहा है? 10 लाख एंड क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है? 18 लाख। अब बताओ, ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर बढ़ा या घटा है? बढ़ा है। तो इसके कारण कंपनी में कैश आया है या गया है? कंपनी में कैश आया है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। सिंपल। इसी तरह से चीज़ें होती हैं। हमें कैसे पता लगा ये 5 लाख एंड 2 लाख? बैलेंस शीट को देख के। हमें कैसे पता लगा 10 लाख एंड 18 लाख? बैलेंस शीट को देख के। तो आप पूछेंगे कि सर क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट दिया रहेगा? उसके बिना बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लियरली बैलेंस शीट दिया होगा और बैलेंस शीट के अनुसार आपको चलना है। अभी ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको जरा सा अच्छी तरह से समझिए। एक एक वर्ड को मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द कंपनी, जिसका आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहे हो, बना रहे हो। फिर लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, ठीक है? क्लियर? अब उसमें 4 कॉलम लोगे। इज वेरी सिंपल। नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है? नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। अब आगे 1
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपको निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये क्या होता है हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब फिर आप क्या लिखेंगे, आप चुपचाप लिखते जाइए, फिर हम आपको समझाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये 3 स्टेप्स में निकलेगा, यानी कि 3 स्टेप्स के बाद ये निकलेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑपरेशन से कितना कैश आया या कितना गया। आया तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और गया तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बस इस हेड का आखिरी पल में नाम चेंज होगा। ये 3 स्टेप्स में आएगा। पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, ए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये स्टेप है, ये स्टेप है। अब इस स्टेप में एडजस्टमेंट किसका होगा, इस स्टेप में एडजस्टमेंट किसका होगा, इस स्टेप में एडजस्टमेंट होगा, और हम शुरुआत करेंगे सरप्लस से। सरप्लस कहाँ मिलेगा हमें, सरप्लस मिलेगा इस बैलेंस शीट में। शीट आप देख रहे हैं, जब ये फॉर्मेट यहाँ पे चल रहा है तो आपको ये बैलेंस शीट दिख रहा है, तो मैं इसको रेफर करूंगा। अब ये कहाँ मिलेगा, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये अब जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, उसके नोट्स में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में जाएंगे, वहां हमें सरप्लस मिलेगा। क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इतना बढ़ा है, तो आपको क्या लिखना है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फिगर आपको लेके चलना है, ये आउटर कॉलम में आप इसको डालिएगा, ठीक है ना, आउटर कॉलम में डालिएगा। इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्यों करेंगे ये भी समझिएगा, यहीं पे समझ लीजिए, फिर हम आगे भी डिटेल में समझाएंगे। ये आप बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, वेरी सिंपल। इसमें जो सरप्लस में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आया है, एक बार बताइए, सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद आया होगा या पहले आया होगा, इनकम टैक्स का पेमेंट करने के बाद आया होगा या पहले आया होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आया होगा या पहले आया होगा, गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद आया होगा, पहले आया होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को माइनस करने के बाद आया होगा या पहले आया होगा, बाद आया होगा, सारे एडजस्टमेंट के बाद आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने सरप्लस लिया ड्यूरिंग द ईयर का, प्रॉफिट लिया ड्यूरिंग द ईयर का। अब एक छोटी सी बात बताइए, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, बाद में अकाउंट खोल के बताएंगे आपको, मैं 5th क्लास में अकाउंट खोलना बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा क्या काम है, पूरे स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है उसको आपको मैं दिल पे छाप दूं, और ऐसे छापूं कि जब सोए रहूं तो भी आपको, अरे यार कैश फ्लो मेरे को पता है यार, एक क्या है, कुछ भी नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उसमें कितने स्टेप्स हैं, 3 हैं। अच्छा दूसरा क्या है भाई, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा तीसरा क्या है यार, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये छप जाए, मेरा एक ही काम है, छप जाए। चूंकि फॉर्मेट के 2 मार्क्स अलग से मिलते हैं, समझ में आई। अगर फॉर्मेट सही है तो 6 में से 2 मार्क्स आ गए, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 3 साढ़े 3 मार्क्स आ गए। तो फॉर्मेट याद तो करना ही पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा ना, बस। अच्छा चलिए बेकार की बातें छोड़ते हैं। अब एक बात बताइए, जो प्रॉफिट निकला है वो तो बैलेंस शीट से निकाल रहे हो, देख रहे हो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से निकल रहा है आपका, देखिएगा पूरा बैलेंस शीट निकल रहा है, ये सब। अब जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है या नहीं हो चुका है, हो चुका है। डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया है। डेप्रिसिएशन रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ, हो गया है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या डेप्रिसिएशन कैश आइटम है? नहीं ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट घटा हुआ है लेकिन कैश नहीं घटा हुआ। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अपना दिमाग लगाइएगा, यूज योर ब्रेन बेबी एंड एंजॉय दिस चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर। क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा कि जो प्रॉफिट आपने लिया है, जो सरप्लस आपने लिया है, जो सरप्लस आपने लिया है, मेरी बात समझ में आ रही है, जो सरप्लस लिया है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें ये डेप्रिसिएशन एडजस्ट है, यानी कि इस अमाउंट को इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट ने रिड्यूस कर दिया है लेकिन कैश नहीं घटा है। तो हम क्या करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक उसी प्रकार से अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल राइट ऑफ है, पेटेंट राइट ऑफ है, इसके कारण कैश घटा क्या, नहीं घटा। लेकिन क्या ये आइटम अमोर्टाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ होगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ होगा। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिख रहा है आपको, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, इसका मतलब रिड्यूस्ड हुआ है। अब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस तो घट गया, सरप्लस तो घट गया, लेकिन कैश नहीं घटा। तो क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं अलग से अकाउंट खोल के भी इसको बताऊंगा। क्लास 2 जब मैं लूंगा तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीका से कंपनी अकाउंट ना समझते हुए आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के दिखाऊंगा, ताकि कंसेप्ट आपके सीने में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुआ है तो पीएल में तो डेबिट हो गया, पीएल अकाउंट में तो डेबिट हो गया, पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया, यानी पीएल अकाउंट का सरप्लस जो है वो घटा हुआ है, पीएल अकाउंट का जो सरप्लस है वो घटा हुआ है, पीएल अकाउंट का सरप्लस क्या हुआ है, घटा हुआ है, लेकिन कैश नहीं घटा हुआ। तो आप क्या करोगे, कैश में ऐड कर दोगे। ठीक उसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है, या पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया यानी सरप्लस घट गया लेकिन कैश नहीं घटा है, तो आप क्या कहोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ऐड करोगे। क्यों कर रहे हो पता है ना, इसलिए कि सरप्लस में ये घटा हुआ है, ये घट चुका है, लेकिन आपको रिकंसिलिएशन करनी है, कैश के एक एक मूवमेंट को ध्यान देना है कि कंपनी में कितना कैश आया कितना गया। देखिए भाई, कैश का बात तो हर दुनिया समझते हैं, छोटा सा बच्चा को भी दो ना, एक 500 रुपये का नोट देता है और एक 2000 का नोट देता है, बच्चा 2000 वाला नोट पहले पकड़ लेता है ना, तो कैश का बात तो आपको समझ में आता ही होगा। अगर अभी कहता है कोई कि कैश का बात समझ में नहीं आता तो अपन को विश्वास नहीं होता है ऐसा सोचने का। अब क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, प्रोविजन हुआ, देखिएगा मैं आगे चल के प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कंसेप्ट कराऊंगा और प्रोविजन फॉर टैक्स का एक एक रूल, नियम, कानून सब आपको बताऊंगा, और ऐसे बताऊंगा कि आपको बाद में सीए फाउंडेशन करें या सीए इंटर करें, चाहे सीए फाइनल करें, चाहे बीबीए करें, चाहे एमबीए करें, चाहे अपना बिजनेस करें, टैक्स के प्रोविजन में आपका हाथ कच्चा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा जो कॉर्पोरेट में होता है, और एक बार वो बात दिमाग में घुस गई तो कभी ना निकलेगी भाई साहब, चूंकि रटने वाली बात तो थोड़े ही है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो बाद में समझाऊंगा, यहां समझिए, प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट पे डेबिट हो गया, तो जो सरप्लस है, जो सरप्लस नीचे आया है उसमें माइनस हुआ है नहीं हुआ, माइनस हुआ नहीं हुआ, माइनस हुआ नहीं हुआ, माइनस हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कारण कैश तो नहीं गया। अब आप बोलते होंगे सर टैक्स में तो क्या नीचे जाता है, भैया टैक्स पेड अलग इवेंट है, अलग इंसिडेंट है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अलग है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। टैक्स पेड इज अ डिफरेंट आइटम and provision for tax is a different item. Tax paid is a different and provision for tax is a different. The journal entry is different. I shall teach you, I will teach you the provision for the tax, how it is calculated. But यहाँ पे इतना ही समझिए, थोड़ा थोड़ा झलक, ठीक है ना, डीप बाद में। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स सरप्लस को घटा दिया, कैश नहीं घटा, हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। उसी तरह से प्रपोज डिविडेंड क्या है, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पेड अलग है, प्रपोज डिविडेंड अलग है।
डिविडेंड पेड अलग है, प्रपोज डिविडेंड अलग है। तो डिविडेंड है तो अगर प्रपोज डिविडेंड के कारण इसके कानून को मैं आपको बताऊंगा, कानून पढ़ाऊंगा। रादर प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट आपको क्लास 15 में मिलेगा। यहां पे सिर्फ झलक समझिए, डिविडेंड पेड अलग है एंड प्रपोज डिविडेंड अलग है। बात समझ में आई आपको? तो प्रपोज डिविडेंड के कारण क्या हुआ? सरप्लस तो घट गया, लेकिन क्या नहीं घटा? आपका कैश नहीं घटा। तो आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे। उसी तरह से एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व क्या होता है? आप कैसे रिजर्व करते हो? अच्छा बताओ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि एक कंपनी ने 5,000 रुपया रिजर्व क्रिएट किया, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या करते हो? रिजर्व इज अ क्रेडिट साइड आइटम, गोज अप विल बी क्रेडिटेड, पीएल इज ए क्रेडिट साइड आइटम, गोज डाउन डेबिटेड। तो क्या एंट्री करते होगे? आप कहते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। यही करते हो ना, अप्रोप्रिएशन करते हो, पार्टनरशिप वगैरह में अलग है। नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। तो क्या करोगे आप? पीएल अकाउंट को डेबिट करोगे, रिजर्व अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब बताओ, कैश पेमेंट हुआ क्या कहीं? कैश पेमेंट कहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि कोई भी एप्रोप्रिएशन किसी भी रिजर्व के लिए अगर प्रॉफिट से निकल के जा रहा है, इसका मतलब कि प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ। चाहे किसी भी पर्पस के लिए जाए, चाहे वो जनरल रिजर्व के लिए जाए, चाहे वो इक्वलाइजेशन रिजर्व के लिए जाए, चाहे वो डिबेंचर डीआरआर के लिए जाए, वो किसी के लिए भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिजर्व बढ़ा है एंड वो पीएल अकाउंट के थ्रू गया है, इसका मतलब कि सरप्लस तो कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? सरप्लस में ऐड कर देंगे। एनी रिजर्व, बस एक बात ध्यान रखना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर कैपिटल रिजर्व से गया है कोई, तो इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि सरप्लस को टच हुआ है क्या, सरप्लस इन्फ्लुएंस्ड हुआ है क्या, सरप्लस इन्फ्लुएंस्ड हुआ है क्या, हमें क्या इन्फ्लुएंस हुआ है उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से, ये कंपनी है आर लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? आर लिमिटेड। बढ़िया बात है। आर लिमिटेड कंपनी के पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का रिटन डाउन वैल्यू है कितना? 1,000 रुपीज। एंड सेल किया है सेल वैल्यू माइनस रिटन डाउन वैल्यू, सेल वैल्यू इज 800, रिटन डाउन वैल्यू इज 1000, लॉस इक्वल टू हाउ मच? 200। अब बताओ, ये जो लॉस है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्या? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्या? लॉस है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्या? ये पीएल अकाउंट आप देख रहे हो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या पीएल अकाउंट में डेबिट होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख रहे हैं, क्या ये डेबिट होगा क्या? यस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम और लॉस ऑन द अदर सोर्सेज में ध्यान रखिएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी आएगा कानूनी तौर पे कंपनीज एक्ट के तहत। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरप्लस है जो नीचे आया है, अगर लॉस है तो ये घटा हुआ है। अब बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, इसके कारण लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, तो इसके कारण सरप्लस यानी कि जो फिगर ऊपर लेके चलो, दिख रहा ना ये ऊपर वाला फिगर, ये जो फिगर है ये घटा है या नहीं घटा है? ये घटा है, लेकिन इसके कारण कैश नहीं घटा है, कैश नहीं घटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और यही ट्रीटमेंट अगर प्रॉफिट होगा तो भी करेंगे। कैसे? अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट हुआ, तो क्या होगा? पीएल अकाउंट देखिए,
इस पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्योंकि प्रॉफिट है तो ऑफकोर्स पीएल अकाउंट के कौन सा साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इसकी जर्नल एंट्री भी आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो आएगा। अब बताइए, क्या इस सरप्लस में, जो सरप्लस आप यहाँ देख रहे हैं, इस सरप्लस में, 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 क्या ये इंक्लूडेड है प्रॉफिट या नहीं? क्या ये इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड है। अब बताइए, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं। क्या ये कैश सचमुच में आया है? नहीं। बट प्रॉफिट बढ़ा है, तो आप प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस करेंगे। हैंग ऑन, आप कहोगे सर बिका था तो कैश आया ही है ना। बिल्कुल सही समझा आपने। बट इस केस में जितना भी कैश आया है, चाहे ज़्यादा आया हो चाहे कम आया हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, फुल अमाउंट। इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश का लेना देना नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट साहब ने अकाउंटेंट गिरी करी है, चूंकि कंपनीज अकाउंट में उसने पढ़ा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट पे डेबिट होगा। उसने पढ़ा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अकाउंटेंट साहब ने कर दिया, उसने गलती नहीं करी है, उसने अकाउंटिंग फंडा लगाया है। लेकिन अपन लोगों को तो कैश बेसिस पे करना है ना भाइयों। कैश आयो है तो बढ़ेगा, कैश गया हो तो घटेगा। बात समझ में आई? ए सिंपल रिकंसिलिएशन है। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। जब मैं डिटेल में एसेट अकाउंट खोल के उसके प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट थ्रू जर्नल एंट्री करूंगा तो दिल में छप जाएगा। यहाँ तो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, झलक ही तो देख रहे हैं। झलक के अंदर पूरा थोड़ी सी नहीं, ये ट्रेलर है। ट्रेलर में पूरी मूवी थोड़ी देखे भाई, ये तो ट्रेलर है कि कहाँ के हो रहे हैं बस। अब बैलेंस शीट आप यहाँ देख ही रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ देख ही रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ देख ही रहे हैं। सब कुछ दुनिया चल रही है, देखते जाओ ट्रेलर को। कई लोग बोलते हैं सर ये ट्रेलर है तो डिटेल कितना होगा? मज़ा आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। ध्यान से, इंटरेस्ट आर लिमिटेड है, उसने 1 लाख रुपया लोन लिया है, 5% उसको इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट तो उसने दे दिया। देखिएगा ये करेक्शन का एंट्री है, इसमें तो कैश गया है। लेकिन इंटरेस्ट किसका एक्टिविटीज है? इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना। ओ आई एम फाइन, ओ आई एम फाइन, OIF, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तीन ही तो हेड है यार, तीन ही एक्टिविटीज हैं भैया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो भैया क्या करेंगे हम? इसमें ऐड कर देंगे, करेक्शन है, ये करेक्शन है। और पूरे के पूरे इंटरेस्ट को क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस कर देंगे। क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का खर्चा गलती से, गलती नहीं है, अकाउंटेंट ने तो सही किया था पर हमारी नजर से गलत है, बात खत्म, हम सही कर देंगे, लड़ने थोड़ी जाएंगे। अरे अकाउंटेंट को थोड़ी सुधारेंगे, खुद को सुधारेंगे, हमारी नीड है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। और माइनस कहां करेंगे? जाके इसको माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड आ जाएगा एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नीचे यानी कि तीसरे एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड यानी इंटरेस्ट पेड करके उसमें से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है? अब डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, मान लो कि भाई साहब आर लिमिटेड ने, नहीं भाई साहब नहीं है इसमें, तो भाई बहन सारे हैं, तो आर लिमिटेड ने कहीं इन्वेस्ट किया, उसको डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड मिला तो उसने क्या? डिविडेंड इनकम है, तो इसने क्या किया? डिविडेंड इनकम अकाउंट को, यानी कि क्या डिविडेंड रिसीव्ड पीएल अकाउंट में आता है क्या? डिविडेंड रिसीव्ड पीएल अकाउंट में आता है क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो इन्वेस्टमेंट पे होगा, क्या पीएल अकाउंट में आता है क्या? आता है। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आता है, राइट। तो इसको आप देख रहे हो ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्या है? इसमें आया हुआ है ना, डिविडेंड आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें निकला हुआ है, आया हुआ है, लेकिन जब इसमें क्रेडिट साइड में आया है तो इसका मतलब सरप्लस में इंक्लूडेड है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें क्यों हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? इसमें तो कैश आया है, डिविडेंड तो चेक आता है, तो चेक से आया है लेकिन गलत जगह है। अगर डिविडेंड आया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है,
डिविडेंड आया है, इसका मतलब वो कौन सा एक्टिविटीज है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे? गलत जगह है, यहां पे लेस करेंगे। सही जगह कहां है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग इसमें ऐड करोगे। तो हमें देखना है कि अगर गलत हेड पे है तो वहां पे यही बात आपको बताया था, याद है कि इफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज एडेड एट द रॉन्ग प्लेस विल बी सबट्रैक्टेड एंड विल बी एडेड at the right place. Any transaction which is an income and added at the wrong place will be subtracted from that place and will be added to the appropriate head. Similarly, any expenses which subtracted at the wrong place, यानी कि wrong place में है, वहां से हटा के हम सही जगह पे लेके जाएंगे। तो ध्यान से रखिएगा, इंटरेस्ट का इनकम या इंटरेस्ट का पेमेंट, डिविडेंड का इनकम, इसमें करेक्शन जरूरी है क्योंकि ये सरप्लस में एडजस्ट होता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका एप्रोप्रिएट हेड अलग है। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट है तो उसका एप्रोप्रिएट हेड फाइनेंसिंग है। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, डिविडेंड मिला है, तो उसका एप्रोप्रिएट हेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। नाउ द वेरी सिंपल, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एंड कंपनी को डिविडेंड इनकम मिलता है, कंपनी को डिविडेंड इनकम मिल रहा है, तो वास्तविक रूप में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, यहां से माइनस करेंगे। अंत में ये जितने भी आइटम हैं उसको हम ऐड करेंगे और जो अमाउंट आ गया उसका नाम होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और हम उसको क्या करेंगे? आउटर कॉलम में जोड़ देंगे। अब चूंकि स्टेप्स हैं तो हम ऐड ऑन करते चलेंगे। तो ऊपर देखिए टॉप पे क्या है? जो सरप्लस आया है, प्लस ये इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ऐड कर देंगे। अब बी सेकेंड स्टेप पे आएंगे। सेकेंड स्टेप क्यूमुलेटिव होगा, ऊपर वाले को लेके होगा। तो सेकेंड स्टेप का नाम होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ या बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या नाम होगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान से, पहला स्टेप का नाम क्या है? पहला स्टेप का नाम है, जहां से हम चले थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जब स्टेप 1 खत्म होता है तो स्टेप 2 है नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लियर बात कहता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बताइए, इसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है? हो चुका है। इसमें सरप्लस आ चुका है, नहीं चुका? आ चुका है। तो हमने स्टेप 1 खत्म किया है, अभी स्टेप 2 खत्म नहीं हुआ। स्टेप 2 करेंगे, उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा और सीधा हम स्टेप 3 पे पहुंचेंगे, स्टेप सी। राइट, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3 स्टेप्स हैं। तो मैं जब आगे क्वेश्चन बोलूँगा तो मैं बोलूँगा स्टेप ए, बी या सी। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बोलूँ तो इसका मतलब होगा व्हाट? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर बी बोलूँ तो इसका मतलब ये किसका है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक बात बताइए, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट स्टेप ए में होगा या स्टेप बी में होगा? वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट स्टेप ए में होगा या बी में होगा? बोलिए बोलिए। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट स्टेप ए में होगा या स्टेप बी होगा? स्टेप, देखिए मैं पॉइंट नहीं बोल रहा हूं। एक्टिविटीज तो 3 है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस है। तो मैं बोलूंगा एक्टिविटी 1, 2, मैं बोलूंगा स्टेप ABC। स्टेप ABC, ये कानून की बात है, इसका उल्लंघन मत करना वरना कोतवाल उठा ले जाएगा। हाँ, तो ध्यान से सुनना इसको। तो ध्यान से, नेट प्रॉफिट
यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मतलब कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 3 स्टेप्स हैं। बी स्टेप क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बताइए वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किसमें होगा? स्टेप ए में या स्टेप बी में? स्टेप ए में या स्टेप बी में? स्टेप बी में। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अब इसको कैसे देखोगे? ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट यहां दिया रहेगा, इसी को लेकर के आपको बनाना है। यू हैव टू मेक इन दिस फॉर्म ओनली। आपको इसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही बनाना है, करेक्ट? इसी को देखना है, इसी से बनाना है, समझा? अब ये बताइए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अब छोटी सी बात बोलता हूं, ये आर लिमिटेड है। आर लिमिटेड ने एम को 5 लाख रुपया का गुड्स सेल किया था, तो आर लिमिटेड का एम क्या हुआ? डेटर हुआ, चूंकि गुड्स सेल किया था। अब बताओ 5 लाख में, यानी कि ओपनिंग में उसका बैलेंस 5 लाख था, लेकिन क्लोजिंग में दिखा रहा है कितना? 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख में से 1 लाख बचा है, तो उसने दे कितना दिया? 4 लाख। समझे? सिंपल फंडा है। अब बताओ अगर डेटर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब कि क्या हुआ? कि कैश बढ़ा है। डेटर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश बढ़ा है, सिंपल। और अगर डेटर के सैंपल पे ये फिट होता है तो इसका मतलब कि इस बैलेंस शीट के करंट एसेट के जितने भी आइटम देख रहे हो सब पे यही फंडा है। दिख रहा है आपको? ये करंट एसेट के इतने सारे आइटम दिख रहे हैं ना, करंट एसेट के सारे आइटम दिख रहे हैं। नोट्स में जाइए, नोट्स में दिखेगा आपको, नोट्स में दिख रहा है आपको, नोट्स में दिख रहा है, ये देखिए नोट्स में दिख रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, हर आइटम पे वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेटर रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ। तो जोड़ देंगे, अगर डेटर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या हुआ? कैश रिड्यूस हुआ। क्यों? अरे यार, जब हम उसको ज्यादा बेचेंगे तो हमारा स्टॉक जाएगा, स्टॉक में पैसा जाएगा। हाँ, तो सिंपल सा सवाल है कि अगर डेटर रिड्यूस होता है तो कैश इंक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे? आराम से लिखोगे, एड इंक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ रिड्यूस इन डेटर्स। आप कुछ भी मत लिखो यार, एड डिक्रीज इन व्हाट? डिक्रीज इन डेटर, खत्म। एड डिक्रीज इन डेटर। उसी तरह से अगर डेटर इंक्रीज हुआ है तो आप लिख दो लेस व्हाट? इंक्रीज इन डेटर्स। तो ये इंक्रीज डिक्रीज रखना मत, जिगर में डेटर बचपन से अकाउंट में पढ़ते आ रहे हो, उसी कंसेप्ट को जिगर में रख लो, उसी से कंट्रोल करना और पूरा करंट एसेट उसी लाइन से कंट्रोल हो जाएगा। ये तो झलक है, आगे तो हम पढ़ाएंगे और ना। हाँ, ये झलक है। झलक में पूरी सीन मत देखो, ट्रेलर में पूरी मूवी देखने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ध्यान से। सो डिक्रीज इन डेटर मींस इंक्रीज इन कैश ऐड होगा, इंक्रीज इन डेटर मींस डिक्रीज इन कैश लेस होगा। और जितने भी करंट एसेट है उस पर यही नियम चलेगा। मान लो कि इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ, जोड़ दो। इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, कैश रिड्यूस हुआ, लेस कर दो। तो इफ द कैश हैज गॉन अप विल बी एडेड एंड कॉस्ट हैज गॉन डाउन इट विल बी व्हाट? सबट्रैक्टेड। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, सिंपल। ध्यान से, आराम से देखिएगा, आराम से। शुरुआत में क्रेडिटर था मान लो 50,000, ठीक है, बिगिनिंग में था 50,000, क्लोजिंग में आ गया कितना? 50,000 से घट के 10,000। तो कितना से घट गया क्रेडिटर? 40,000 से। अब जब क्रेडिटर घटा इसका मतलब हमने रोकड़ा उसको दिया, कैश उसको दिया, तो क्या हुआ? डिक्रीज इन मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन कैश। डिक्रीज इन क्रेडिटर मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन कैश। ये रटना मत कि डिक्रीज इंक्रीज, नो। सारे कंसेप्ट को
डेटर और क्रेडिटर से लिंक कर देना, और जितने भी करंट एसेट के आइटम हैं उस पे वही कंसेप्ट लगेगा, एंड जितने भी करंट लायबिलिटीज का आइटम है उसके पर वही कंसेप्ट लगेगा। सो डिक्रीज इन क्रेडिटर मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन कैश, तो लेस कर दो। इंक्रीज इन क्रेडिटर मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन कैश, तो ऐड कर दो। सिंपल। और हर जगह यही कंसेप्ट जाएगा और कुछ नहीं। और बाद में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे और जो नेट फिगर होगा उसको लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप का नाम होगा सी। अब जोड़ने के बाद क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड व्हाट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां से सिर्फ दो चीजें जो टैक्स है, क्योंकि अभी तक टैक्स पेड नहीं आया हुआ है, हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, हमने ऐड बैक कर लिया है। अब जो रियल पेमेंट होगा टैक्स का हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब आता है एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा आइटम क्या हो सकता है? कंपेंसेशन रिसीव्ड हो सकता है, कंपेंसेशन पे हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं है। कानून आपको पता है, नियम आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब जो फाइनल फिगर आएगा इसका, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इस आइटम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अब हमारा निकल जाएगा 1, एंड क्या होगा 1? नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी जुड़ के आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम आएगा, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन आएगा, और इस तरह से हमारा 1 पॉइंट यानी 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी 1 एक्टिविटीज खत्म हुआ। उसके बाद हम क्या आएंगे? 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझने के लिए आप क्या करेंगे? ये है बैलेंस शीट, दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट दिख रहा है आपको? इस बैलेंस शीट में आप देखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखना है। आप देखिए एसेट साइड में 2 मेन हेड होते हैं, आपको पता है, नॉन करंट एसेट एंड व्हाट? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एंड व्हाट? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में जितने भी आइटम देख रहे हैं, चाहे पीपीई के अंदर टेंजिबल देख रहे हैं, इंटेंजिबल देख रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख रहे हैं, ठीक है, इंटेंजिबल डेवलपमेंट में देख रहे हैं ना आप, चाहे वो इंटेंजिबल देख रहे हैं, चाहे आप गुडविल देख रहे हैं, चाहे बॉन्ड देख रहे हैं, चाहे आप पेटेंट देख रहे हैं, चाहे आप ट्रेडमार्क देख रहे हैं, चाहे वो रेसिपी देख रहे हैं, ये जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे इन्वेस्टिंग आइटम्स हैं। तो बेटा, जब भी आप एक्चुअल क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है एंड कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैलेंस शीट ही दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट से ही समझना है, इसीलिए मैंने शुरू से इस बैलेंस शीट को यहाँ पे टांग रखा है एंड कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो रेफरेंस है यहाँ पे आता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, या नहीं आ रही है? आ रही है ना? ध्यान से समझना, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब बताओ, सिंपल है, अगर मान लो और ये इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, दैट इज़ व्हाट? करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो अगर मान लिया जाए कि करंट ईयर बढ़ गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ? कैश कम हो गया, तो हम लेस कर देंगे। अगर मान लो कि इन्वेस्टमेंट कम गया, इसका मतलब सेल हुआ, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, डिप्रिसिएशन भी तो हो सकता है। सर, तो जब अकाउंट्स खोल के समझेंगे कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ, देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, देखेंगे
कि कितना में बिका, वो अकाउंट खोल के देखेंगे बाद में। ये तो एक झलक है, झलक। ये ट्रेलर है, ट्रेलर। इस ट्रेलर में सब कुछ थोड़ी समझ में आवे है भाइयों, ध्यान से समझना। हालांकि इसको बाद में और फिर मैं समझाऊंगा। तो ये है इन्वेस्टिंग आइटम। सो नॉन करंट एसेट का एक एक आइटम उसका क्या है, इन्वेस्टिंग है। सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी आइटम इन्वेस्टिंग होगा। यस, तो देखिएगा ये सारे आइटम आप जो देख रहे हैं ये इन्वेस्टिंग है। नोट्स देखिए इसका, नॉन करंट एसेट के अंदर जो नोट्स हैं, जो सबहेड के नोट्स हैं उसको भी देखिए, दिख रहा है आपको। ये सारे नॉन करंट एसेट है। सॉरी, याद करने की क्या जरूरत है भाइयों, चैप्टर 1 में तो थारे पढ़े है बढ़िया से, याद करने की जरूरत है जरूरत है क्या है, जरूरत नहीं है ना, सिंपल है। ये है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये एसेट बढ़ गया तो इसका मतलब कैश घट गया, एसेट कम हो गया इसका मतलब कैश बढ़ गया, बात खत्म। इंक्रीजेस, कैश इंक्रीज कर दो, डिक्रीज, कैश को लेस कर दो, कहानी खत्म हो गई। क्यों लेस करते हैं, क्योंकि ऊपर से आप सरप्लस से आ रहे हो, उसमें है ही नहीं हो, तो एकदम बिल्कुल नया नया है। इंक्रीज डिक्रीज पे कहानी खत्म, रिकंसिलेशन खत्म, कैश गोज अप, ऐड करो, कैश गोज डाउन, लेस करो, कहानी खत्म। ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आई? सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिंपल आपको देखना है कि इफ व्हाट हैपेंस इफ द इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट गोज अप, इसका मतलब कि कैश हैज गॉन डाउन, आप इसको लेस कर दो। गोज डाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि इनफ्लो बढ़ा है, तो कैश में आप इसको ऐड कर दो। इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टमेंट पे आप देख रहे हैं सारा इन्वेस्टमेंट, और जैसे इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला, डिविडेंड मिला, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, तो इसको क्या करोगे, आप यहां पे ऐड करोगे। गलती करिए ना पीएल अकाउंट में, वहां से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। कहां माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग में माइनस कर दोगे। उसी तरह से मान लो कि आपने एक घर खरीदा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उसे रेंट आया, तो रेंटल इनकम इज व्हाट, पीएल अकाउंट में लिया हुआ, तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन में से माइनस करोगे एंड इन्वेस्टिंग में ऐड कर दोगे। सिंपल। अब फिर से इन तमाम चीजों को ऐड करोगे और तब इसका नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको इंडिपेंडेंट छोड़ोगे। अब दो हेड क्लियर हो गए, एक ऑपरेशन और दूसरा व्हाट, इन्वेस्टमेंट। अब आपको तीसरा लेना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आइटम्स आएंगे, देखो बैलेंस शीट को देख रहे हो। अब लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को पूरा देखो, दिख रहा है आपको, याद है ना, क्या है वो, सफरिंग आप ना करो, सफरिंग आप ना करो। क्या रिडीम हुआ, कैश घट गया, माइनस कर दो। रटना मत, रटना मत, रटना मत, रटना मत, समझना। अगर बैलेंस शीट आपके सीने के अंदर है, जैसे हनुमान जी के सीने के अंदर सीता माता थी, अगर ये बैलेंस शीट भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आपके हृदय में है ना, तो कंपनी अकाउंट में थारों को कोई चोट ना पहुंचाए, ध्यान रखना इस बात को, नहीं सकता। ये है बस, सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यही है। आप बोलोगे कि सर इसमें आप देख रहे हैं कि सफरिंग यानी शेयर होल्डर्स फंड के जितने भी आइटम, यस, बाकी रिजर्व वगैरह का होगा तो पीएल वगैरह से एडजस्ट में हुआ होगा, आपको बताया, आगे बताऊंगा भी। अब आगे नॉन करंट, हाँ नॉन करंट, सर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हाँ बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बिल्कुल, अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब कैश बढ़ा है। चाहूं तो मैं सोच सकता हूं कि नहीं नहीं छोड़ दो, कभी नहीं आता, ऐसा नहीं, बड़ा सिंपल है, हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये ये देख रहे हो ना, शेयर होल्डर फंड्स सारे आइटम्स, आप देख रहे हो एप्लीकेशन मनी सारे आइटम, सिंपल। चार ही तो हेड है, मेन हेड चार ही है ना, आप देख तो रहे हो। तीसरा क्या है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जितने आइटम है सब फाइनेंसिंग के हैं, बिल्कुल सब फाइनेंसिंग के हैं, सब कुछ फाइनेंसिंग है। हालांकि आपके एग्जाम्पल में मैक्सिमम डेट आता है बस,
आपके डिबेंचर आ जाता है, दैट्स ऑल, डिबेंचर पे आया है, डेट पे आया, ऐसा आता है। लेकिन अगर पूरा भी आ गया तो क्या यार, हनुमान जी की तरह पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लाए हो यार, क्या दिक्कत है? जो भी है बैलेंस शीट से तो अब है, और तो उसमें कोई लेना देना ना है ना भाई। ओ बात समझ में आई? सिंपल दिख रहा है आपको, बात भेजे में घुस रही है ना, समझ में आ रहा है ना? सिंपल बैलेंस शीट है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये ट्रेलर है, एक बार अगर समझ में आ गया ना बढ़िया से, तो कैश फ्लो 5 मिनट में निकलेगा, 7 मिनट में क्वेश्चन निकलेगा पूरे 8 नंबर का। ये पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो आप क्या करो, सी इन द बैलेंस शीट, देखो अगर ये इंक्रीज हुआ है इसका मतलब कैश बढ़ा है, तो ऐड कर दो। अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ है, पेमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या करो, कैश को लेस कर दो। अब कहोगे सर प्रीमियम पे इशू हुआ है, पैसे के रंग तो सेम ही है ना, हम तो कैश फ्लो देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल थोड़ी दे रहे हैं। एक्चुअल जितना भी पैसा आया है ना ऐड करो, एक्चुअल जितना भी पैसा गया है ना उसको लेस करो। मैं यहां पे आपको रिडम्पशन और डिबेंचर नहीं पढ़ाऊंगा, डिबेंचर का ट्रीटमेंट होगा ना वहां पे जनरल एंट्री करके समझा दूंगा, लेकिन यहां पे एक झलक दिखा रहा हूं, बस झलक समझो, और झलक झलक में 90% हो जाएगा, झलक झलक में 90% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? दिस इज व्हाट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट्स ऑल, सिंपल। एक बात ध्यान रखना, ये करंट है ना, करंट लायबिलिटीज देख रहे हैं ना, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देख रहे हैं ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, ध्यान रखना ये फाइनेंसिंग का आइटम है, ये फाइनेंसिंग का आइटम है। हालांकि ये काम करूंगा, जैसे ही हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ये पूरे बैलेंस शीट को सीने पे लेके आऊंगा यहाँ पे, और उस समय में ये जो परफॉर्मा है यहाँ चला जाएगा, और एक एक आइटम से समझाऊंगा कि वो क्या है। मेरी बात समझ में आई ना? तीनों एक्टिविटी के अंदर डाल के समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस शीट ही मिलेगा कैश फ्लो बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको आपके एग्जाम में बैलेंस शीट ही दिए रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या है, वो है क्या, राइट? तो ध्यान रखिएगा, जो ये शॉर्ट टर्म है ना, जो शॉर्ट टर्म है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आप देख रहे हैं ना, जैसे करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो फाइनेंसिंग है। तो अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वो फाइनेंसिंग है, वो फाइनेंसिंग में ही जाएगा, राइट? तो उसके बाद में आपको सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, इतना ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट पेड है तो एनी इंटरेस्ट पेड वो फाइनेंसिंग का खर्चा है, पेड है तो खर्चा होगा तो लेस करेंगे। बोरोइंग आप देख रहे हैं ना, जैसे करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो फाइनेंसिंग है। तो अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वो फाइनेंसिंग है, वो फाइनेंसिंग में ही जाएगा, राइट? तो उसके बाद में आपको सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, इतना ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट पेड है तो एनी इंटरेस्ट पेड वो फाइनेंसिंग का खर्चा है, पेड है तो खर्चा होगा तो लेस करेंगे। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड यानी कि किसी ने इन्वेस्ट किया है उसको डिविडेंड पे कर रहे हो, उसमें जाएगा। सिंपल। लास्ट में आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को जब ये नेट फिगर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश टोटल। इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस में देखिए दिया है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, बैलेंस शीट को फिर से देखिए। आपने एसेट साइड में करंट इन्वेस्टमेंट देखी है, देख रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट इज एज गुड एज कैश। मतलब क्या है, आर लिमिटेड ने टाटा में इन्वेस्ट कर रखा है और वो शेयर हॉट केक है, हर कोई खरीदने के लिए लालायित है, तो वो शेयर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो शेयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ओपनिंग कैश लेंगे तो ओपनिंग कैश में यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट हम हेडिंग देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, चूंकि बैलेंस शीट ही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग में, तो उसको आप कहाँ लोगे,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ोगे, क्या नाम देके? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर जो बैलेंस शीट में दिया है उसका नाम रख लेंगे अदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और क्लोजिंग आ जाएगा टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग करंट इन्वेस्टमेंट आप जब जोड़ेंगे तो आपका जो फिगर आएगा वो मैच करना चाहिए किससे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये मैच कर गया तो जयराम जी की मजा आ गया, 8 नंबर हमारे हाथ में आ गए। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टूड अबाउट दिस इज। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि थोड़े देर के लिए ये बैलेंस शीट हम हटाते हैं और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी पोस्टमार्टम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस पे देखिए, सबसे पहले क्या लिख रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें तो कैश से देखना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस इज? सो ध्यान देखिएगा, मीनिंग ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? तो 3 कॉलम रख लेते हैं, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें कैश इनफ्लो क्या होगा एंड कैश आउटफ्लो क्या होगा, बस ये ध्यान से देखिए। हालांकि हम इतने डिटेल में जाएंगे कि एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपको। अब ध्यान देखिएगा, जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि जो एंटिटी है, एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर एंटिटी फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके केस में टर्म मीनिंग बदल जाएगा, यानी कि उसके केस में ऑपरेशन का नेचर अलग है, उसके केस में इन्वेस्टमेंट का नेचर अलग है, उसके केस में फाइनेंसिंग का नेचर अलग हो जाएगा। हालांकि 99.99% आपके लेवल पे फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए कभी भी फाइनेंसिंग कंपनीज कह के नहीं आएगा। मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन पूछ के आ जाएगा कि फाइनेंसिंग कंपनी है, ये एक्टिविटी हुआ, ये क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है या क्या है? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि जो गिवन आइटम्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, राइट। सो ध्यान से देखिएगा, दैट बिकम्स व्हाट? नॉन फाइनेंशियल कंपनी। हम पहला केस ले रहे हैं इन केस ऑफ द नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बैंक नहीं होगा, वो फाइनेंशियल कंपनी नहीं होगा, वो फाइनेंसिंग कंपनी नहीं होगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। कैश इनफ्लो क्या होगा? वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ द नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। कैश सेल कैश इनफ्लो है, कैश परचेज हाँ आउटफ्लो है। मैं समझ में आ रही है? कैश सेल इज अ इनफ्लो, कैश परचेज इज अ व्हाट? आउटफ्लो। इट्स वेरी सिंपल। आगे इनफ्लो में पूरा खत्म कर देते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, दैट्स व्हाट? ऑपरेटिंग। इसीलिए ये पॉइंट नंबर स्टेप नंबर बी में था, याद है ना? ए बी सी। ए के अंदर किसका एडजस्टमेंट था? देखिए स्टेप देखिए, ए के अंदर किसका है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेशन। चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस में है? बी में। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। हाँ बिल्कुल 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 है। सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। रॉयल्टी फी रिसीव्ड, रॉयल्टी फी रिसिप्ट। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि रॉयल्टी फी रिसिप्ट किस एक्टिविटीज का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो रॉयल्टी फी रिसीव्ड इज अ व्हाट? इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहता है फी रिसिप्ट, कुछ नहीं बोला, फी रिसिप्ट।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फी रिसीव्ड कौन सा एक्टिविटीज का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. द आंसर इज द फी रिसिप्ट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कमीशन रिसिप्ट, अब बताओ कमीशन रिसिप्ट बताओ. आपसे क्वेश्चन आएगा कि इज कमीशन रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. किसका पार्ट होगा? सो कमीशन रिसीव्ड विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. समझा? इनकम टैक्स रिफंड कई बार पूछता है. इनकम टैक्स रिफंड, समझ आई? इनकम टैक्स रिफंड किसका पार्ट है? बताइए. इनकम टैक्स रिफंड विच पार्ट? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग? इट्स ऑपरेटिंग. दैट्स अ सिंपल. अब आउटफ्लो में देख लेते हैं. पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स. पेमेंट टू ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर का पेमेंट हुआ, राइट? दिस इज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके. पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये क्या होगा? किसका खर्चा होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पेमेंट टू वेजेस. पेमेंट टू वेजेस क्वेश्चन आता है. पेमेंट टू वेजेस किसका खर्चा है? ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग का. इनकम टैक्स पेड इज द व्हाट? ऑपरेटिंग का. हाँ, अनलेस आइडेंटिफाइड विद द इन्वेस्टिंग ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अगर ये इनकम टैक्स आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के दे रहे हैं, यानी कि लोन बोरो करने के लिए दे रहे हैं, कुछ करने हैं, तो ऑफकोर्स वो फाइनेंसिंग में जाएगा. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स वो इन्वेस्टमेंट का जाएगा. लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है और इनकम टैक्स पेड है, तो दैट विल बी व्हाट? सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हाँ, एक झलक देख लेते हैं. इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज इनफ्लो क्या होगा? रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. अब बैंक क्या करता है? पैसा देता है, इंटरेस्ट लेता है. तो बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि XYZ बैंक लिमिटेड है और फॉलोइंग आइटम है और उसमें बोल दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब उसमें बोल दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब बैंक की कंपनी में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कौन सा एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. समझ में आया? उसी तरह से एक्सपेंसेस क्या है? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट. पेमेंट फॉर इंटरेस्ट क्या है? आप FD कराते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. उसी तरह से प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी. बैंक ने सिक्योरिटी बेचा, वो क्या है? ऑपरेटिंग. अब सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे आप बॉन्ड खरीदते हो, जैसे बॉन्ड सही, अगर बैंक आपको एक फिक्स डिपॉजिट पेपर भी बना के देता है तो दैट इज सिक्योरिटीज. उसके लिए बैंक क्या लेता है? आपसे पैसा लेता है ना. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज. बैंक ने FD बेचा है आपको, बैंक ने FD बेचा है आपको. उसी तरह से बैंक बहुत सारे बॉन्ड इशू करता है. इसे करो, वैसे करो. मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए बॉन्ड का नाम नहीं लेना चाहता. बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, ढेर मार के बॉन्ड है, फ्लैक्सिबल बॉन्ड है, नॉन फ्लैक्सिबल बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड है. बट इतना समझ लो कि बैंक जो भी पेपर के ऊपर पैसा निकालता है, लेता है, दैट पेपर बिकम सिक्योरिटीज. खत्म. प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ये सिक्योरिटीज आपका घर नहीं है. ऐसा मत समझिएगा कि मैंने घर दिया था, उसने बेच दिया. नो. प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज वो भी हो सकता है कि बैंक में सिक्योरिटी रखा था, वो भी बेच दिया, हो सकता है. दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. नो. पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. अगर बैंक ने कोई सिक्योरिटी खरीदा है, बैंक सिक्योरिटी खरीदता भी है ना. जैसे मान लो कि SBI ने यस बैंक का शेयर खरीद लिया, तो हम क्या बोलेंगे? SBI ने यस बैंक का शेयर खरीदा, जो अभी भी खरीदा था 49% शेयर, तो उसका क्या हुआ? पेमेंट भी हो गया. सो दैट इज ऑल पॉइंट इज दिस. सो मुझे लगता है कि आपको एक ग्लिम्स समझ में आ गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इसको फिर से यहाँ लेके आ रहा हूँ. आप आराम से इसको देख लीजिए, आराम से देखिए, और देखने के बाद आराम से देख रहे हैं. आप क्या देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखिएगा. देन इन द नेक्स्ट क्लास अगेन विल गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंड कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बढ़िया से, और उसके बाद ही क्वेश्चन जाएंगे. आप देख रहे हैं 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप ए से. स्टेप ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है सरप्लस.
बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंस शीट के कंपैरिजन करेंगे सरप्लस का, तो वहाँ से आपको निकलेगा, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आइटम आपको दिख रहा है, समझ में आई बात। अब इसका जो नेट फिगर होगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा और हम ए को इसमें जो फिगर कैश सरप्लस वाला था उसमें ऐड करेंगे और फिर हमें मिलेगा बी, नेट ऑपरेटिंग बिफोर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी चेंज इन करंट एसेट एंड चेंज इन करंट लायबिलिटीज। बेस फिगर हमने लिया है सिर्फ एवं सिर्फ डेटर एंड क्रेडिटर को। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आता, सिर्फ 3 आइटम आता है, डेटर का चेंज आता है, क्रेडिटर का चेंज आता है, इन्वेंट्री का चेंज आता है, बस। डेटर चेंज, क्रेडिटर चेंज एंड व्हाट इन्वेंट्री चेंज, और कुछ भी नहीं आता आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके जो मेन फिगर आपका निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ द चेंजेस, ये आउटर कॉलम जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे तो आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अगर पेमेंट करेंगे तो हम इसमें माइनस करेंगे, रिसिप्ट हुआ तो ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट होगा, रिसिप्ट एज ए कंपनसेशन ऐड होगा, पेड एज ए कंपनसेशन माइनस हो जाएगा। इसका जो नेट फिगर आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसको जब फाइनली जोड़ देंगे तो हमारा फर्स्ट यानी पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एंड अब जो फिगर आएगा होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप ऑलरेडी जुड़ा हुआ आ रहा है, तो इसमें ऑलरेडी जुड़ा है, एडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटीज़ नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब आपको अच्छी तरह से पता है। जो फाइनल इसका टोटल आएगा हम उसको कहते हैं व्हाट, दैट इज वी कॉल इट एज नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, ये आउटर कॉलम में जाएगा। फिर हम थर्ड एक्टिविटीज़ आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके जो टोटल फिगर आएगा हम उसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब चौथा जो हमारे पास स्टेप्स में आ रहा है, स्टेप्स मतलब जो पॉइंट में आ रहा है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश, डिक्रीज इन कैश, जिसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐड हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट पे मार सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट यहीं पे ऐड होगा। और जब हम सारा इसको ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, तो हमारे पास जो अमाउंट इक्वल आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये था प्रोफॉर्मा ऑफ कैश फ्लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मुझे लगता है कि प्रोफॉर्मा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत समझ में आ गया। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास फिर से कंसेप्ट पे ही होगा, फिर हम धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, दिल से।